लॉयर्स को भी थ्रेट्स मिलते हैं उस केस को लड़ने के लिए? तो मेरे साथ भी ये हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है, बट एक बहुत ज़्यादा मेजर हुआ था। हमारी गाड़ी पे स्टिकर लग जाए, हमारे घर के बाहर हमारी नेम प्लेट लग जाए, एडवोकेट लिखा हो, उससे हमारा सोसाइटी में दबदबा हो, पुलिस हमसे डरेगी। 30 से 40 साल लग जाते हैं वर्डिक्ट आते आते, मतलब तब तक तो लोग आधे मर भी जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारे लॉज में प्रॉब्लम है या हमारी जस्टिस सही नहीं है, क्या दिक्कत आती है? ठीक है या गलत है या क्या है? लगभग 10-12 साल पहले दिल्ली में एक रेप केस हुआ था। बट दे हैव सम पावर। आई थिंक 90% लोगों को भी पता ही नहीं होगा कि लॉयर क्या होता है और एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है। पुलिस स्टेशन में थोड़ा बहुत अपना रोब दिखाते हैं, सड़क चलते लोगों को रोब दिखाते हैं। फैब्रिकेशन भी हो रहा है चीज़ों का, ऊपर नीचे हो रही है चीज़ें, बट ठीक है, उनको भी करेंगे टाइट किसी दिन। मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट किया गया था और ये बहुत हार्श रियलिटी है। लॉयर बनने के लिए मुझे किसी ने नहीं समझाया था, किसी तरीके से करेंगे। आज हम यहाँ आए हैं, हम बैठ गए हैं कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने कईयों की सच्चाइयाँ भी निकालेंगे। क्या इंडियन लॉ सच में हर किसी के लिए बराबर है? आखिर जस्टिस मिलने में इतना डिले क्यों होता है? क्या पुलिस कहीं ना कहीं एविडेंस को फैब्रिकेट करती है किसी और को बचाने के लिए? और ऐसे कौन से लॉज हैं जिसे जल्द से जल्द लाने की बहुत ज़रूरत है? एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और प्लानिंग टू परस्यू लॉ, तो क्या ऐसे मेजर बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे एक ऐसे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से जिन्होंने 18 साल की उम्र से कई रिसर्च पब्लिश की और कई सारी बुक्स भी, जिसने ह्यूमन राइट्स के टॉपिक पर खुलकर वॉइस आउट किया है। लेट्स टॉक विद एडवोकेट केशव नागी ऑन द शो। सो वेलकम मिस्टर केशव नागी। आपने कई लोगों को कटघरे में लाया होगा, आज आप हमारे कटघरे में हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने शुरुआत कैसे की है लॉयर की? क्योंकि 12th के बाद लोगों को, बच्चों को होता है कि मुझे क्या करना है, क्या परस्यू करना है, तो कुछ डायरेक्शन नहीं होती है। तो आपका पहले से ये इंटरेस्ट था या आपने डेवलप किया या किसी ने आपको बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड सेकंड थिंग इज़ कि लॉयर बनने का शुरुआत से मेरा एक सपना रहा है, एक मेरा ड्रीम रहा है, और उसके पीछे एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है। बेसिकली एक तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में भी शुरुआत से अच्छा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे MUNs भी किए, स्कूल टाइम पे मैं डिबेट्स भी करता था, बहुत जगह पे मैं नेशनल लेवल पे भी कई बार फर्स्ट भी आया हूँ, और क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ डेवलप्ड थी। आप लोगों को सुन करके बहुत अजीब लगेगा कि आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, मैंने 10th के बाद जो है साइंस ली थी। तो मेरे टीचर्स ही मुझे आकर के बोलते थे कि केशव आपने साइंस तो ली, बट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे को लगता है कि आपको वकील बनना चाहिए। मेरे घर वाले भी मुझे यही बोलते थे, मेरे टीचर्स भी मुझे यही बोलते थे, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूँ, मैं रिसर्च में अच्छा हूँ, मैं थोड़ा सा आर्ट्स वाली फील्ड में अच्छा हूँ, और मेरे को शुरू से पॉलिटिक्स का भी शौक रहा है। तो द थिंग इज़ कि मैं इस वजह से लॉ फील्ड में आया, और आई एम इंजॉइंग इट। मतलब जैसे आपने बताया कि आप साइंस फील्ड से, आपने 12th वहाँ से किया है, जैसे पेरेंट्स ने कभी ऐसे पीयर प्रेशर नहीं रहा कि हाँ साइंस किया तो डॉक्टर बनना है या उसी लाइन में जाना है? इस चीज़ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं, वो मेरी लाइफ का लाइव एग्जांपल है, और मे बी अगर ये पॉडकास्ट टीचर्स तक पहुँचे, स्कूल टीचर्स तक पहुँचे, तो मैं उन स्कूल टीचर्स को भी एक लर्निंग देना चाहूँगा, जो कि मेरे ऊपर ये चीज़ बीती थी। जब मैं 9th क्लास में होता था, 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में हमारी साइंस की टीचर हमारी क्लास में एंटर करती है, और अगर आपको याद हो कि हमारे टाइम पे स्कूल में प्री बोर्ड्स हुआ करते थे, Yes, true. जिसके बेस पे हमारे को साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ जो भी हमारे को अलॉट करी जाती थी, फिर देन हमारा 10th का रिजल्ट लेट आता था, उसके बाद वो फील्ड हमारी फाइनलाइज होती थी, डिसाइड होती थी। तो जब हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, हमारी साइंस की टीचर हमारी क्लास में आती है और आ करके ये बोलती है कि सब बच्चों में से अच्छा बच्चा कौन है, तो सबके हाथ ऐसे होते हैं ऊपर कि जी बच्चा तो सभी अपने आप को अच्छा मानते हैं, तो सबके हाथ वाज लाइक दिस। बट उसके बाद मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इन अच्छे बच्चों में से मेरा अच्छा बच्चा कौन है जो साइंस लेगा। तो एक प्रेशर बनाया गया स्टार्टिंग से, एक इमेज ऐसी साइंस की बनाई हुई है कि जो साइंस पढ़ता है ही इज अ रियली नाइस स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट या कुछ, बट
कोई आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड्स के बारे में बताता ही नहीं। अगर मेरे को ये चीज़ पता है कि मैंने लॉ ही करनी है, मेरे टीचर्स मुझे आकर के ये बात बोलते हैं कि हाँ जी यू आर वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, और जो है आप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, डिबेट्स में जाते हो, सब कुछ है। बट किसी टीचर ने मुझे उस समय पे ये नहीं समझाया था 10th में, वो तो जब मैं 11th में आया उसके बाद मेरी वन ऑफ दोस्त टीचर्स थी डॉक्टर प्रेमलता मैम, अच्छा, मेरे स्कूल में होती थी, और शी वॉज डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें कुछ थी, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो हमारे को फिजिक्स पढ़ाती थी, तो डॉक्टरेट इन फिजिक्स ही होगी मे बी। तो वो तक मेरे को आकर के बोलती थी कि केशव जो है आप आर्ट्स की फील्ड में जाओ। तो उन्होंने मेरी 2 महीने बाद ही स्ट्रीम चेंज कराई थी, अच्छा, अच्छा, मेरे को बहुत प्रेशर करके। और आई एम द लकीएस्ट कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसे टीचर्स भी मिले और मेरे को वैसे टीचर्स भी मिले। True. तो आई वांट कि ये थोड़ी सी लर्निंग टीचर्स पे जाए। और सेम चीज़ अब मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर्स हैं, मैं उनको सेम चीज़ सिखाता हूँ, जो मन करे वो करो, किसी की बातों में नहीं आना। हाँ, क्योंकि जेन्युइन जैसे आपने बोला कि एक प्रेशर होता है कि हर एक स्ट्रीम का ना एक इमेज सेट कर दिया है, तो दैट्स वेरी ट्रू कि टीचर्स भी अगर ये लेके चल रही हैं कि हाँ कि ज़रूरी नहीं है टॉप बच्चा अच्छा पढ़ाई करे तो वो साइंस में जाए, दैट्स देयर इंटरेस्ट कि जिस एंड वन मोर थिंग कि आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, मेरी फैमिली में मोस्टली लोग अपने अपने बिजनेस में हैं, जॉब वाले अब हमारी जनरेशन में आने शुरू हो गए। हमारे फादर वाली जनरेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन बिजनेस, तो उनको भी कोई इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जो है पता नहीं था। वो उन्होंने भी टीचर से बात करी, पीटीएम्स पे गए, वो कहते हैं हाँ जी इसको साइंस ही दिलवा दो, 10th में 8.8 सीजीपीए आ गई तो साइंस दिलवा दो। बट मुझे उस चीज़ का कोई जो है कोई तुक नहीं लगा, और मैं अच्छा हूँ कि मेरे को उन टीचर ने जो है गाइड किया, और आज मैं अपनी सही फील्ड में हूँ। हाँ, वेरी ट्रू। तो मतलब आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट भी था एंड टीचर जो थी आपकी उन्होंने काफ़ी पुश भी किया आपको ये परस्यू करने के लिए, तो कोई मोटिवेशन रही है, कोई ऐसा पर्सन, क्योंकि अगर आप जा रहे हो लॉयर फील्ड में एडवोकेट बन रहे हो तो कोई ना कोई पर्सन को इसको आप फॉलो करते हो जिससे आप इंस्पायर हुए हो? मैं एक जगह पे थोड़ा सा आपको ठीक करना चाहूँगा, मेरे को टीचर्स ने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की साइड जाने के लिए समझाया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग और जो कुछ बताया उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। बट लॉ जो था वो मेरा अपना चूज़ किया हुआ है कि मेरे को लॉयर ही बनना है। लॉयर बनने के लिए मुझे किसी ने नहीं समझाया था। और द रीज़न कि वाई आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ लॉयर एंड नाउ आई एम अ लॉयर, ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उसका एक ये रीज़न है कि मेरे को ना बहुत इंटरेस्ट रहता था कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, किसी के साथ कुछ कोई चीज़ हो रही है, कोई इंसिडेंस हो रहा है, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता था कि मैं देखूँ जा करके। पुलिस स्टेशंस जाते थे तो तब बड़ा अच्छा लगता था जा करके, वहाँ चीज़ें समझ आती थी। पुलिस स्टेशन तो खैर छोटे बच्चे नहीं जाते, हम जब बाहर से निकलते थे या जब हम बाइक चला रहे हैं हमारे को पुलिस रोकती है, एक क्यूरोसिटी बनी रहती थी ये क्या हो रहा है। उसके अलावा मेरे को रीडिंग राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा है शुरू से, और आपको पता भी है मैंने कुछ बुक्स भी, यस यस। तो द थिंग इज़ कि उन चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहा हूँ, दैट इज़ वाई जो है मैंने लॉ को चूज़ किया है। और अगर बात रही मोटिवेशन की या इंस्पिरेशन की, तो सबसे पहले इंस्पिरेशन तो मेरे लिए मिस्टर राम जेठमलानी ही रहे हैं, और मेरी लाइफ टाइम वही रहेंगे। तो वो जो है वो बहुत क्लोज़ है, मेरे दिल के भी क्लोज़ है, और मेरी इंस्पिरेशन भी है। मैं उनसे बहुत बार मिला भी हूँ, मैंने एक फॉर 1 मंथ उनके पास इंटर्नशिप भी करी थी व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर। तो उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उनसे बड़ा मेरे को नहीं लगता अभी इंडिया में कोई नाम है लॉ की फील्ड के अंदर। तो वो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा रही है। बाकी लॉ इज़ अ लर्निंग प्रोफेशन, इसमें आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हो, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रैक्टिस, यू आर प्रैक्टिसिंग इट। हम इसे प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको लर्न कर रहे हैं। तो डेली कोई ना कोई नया कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में आ जाता है, कोई हमारे जज हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं, नए नए केसेस ऐसे आते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, तो कोई ना कोई नई नई इंस्पिरेशंस हमारी डेवलप होती चली जाती है। ऐसी ना कई सारी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है एंड रियल लाइफ में भी काफ़ी बातें होती हैं कि लॉयर्स की लाइफ बड़ी लाविश होती है, लग्जरी लाइफस्टाइल होती है उनकी। लाइक इज़ इट ट्रू? और ऐसा क्या है कि बिगनर वाले जो होते हैं जो लॉयर्स होते हैं वो कितना अर्न कर सकते हैं? बिकॉज ये जो पॉडकास्ट है ऐसे कई सारे लोग देख रहे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं लॉयर बनने के लिए, तो अगर इफ़ यू वांट टू शेयर दिस। यस, दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि
हमारी लाइफ बड़ी लेविश भी दिखाई जाती है, बट एक और भी मैं इस चीज़ में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारा ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है। अब जैसे आपने बिगिनर की बात करी, तो बिगिनर का मतलब आपने एक तरीके से यही पूछा कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर जैसे कि मैं हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं या हमने क्या किया, और हमारी लाइफ और एक सेकंड जनरेशन या पहले जिनके घर में कोई एडवोकेट्स रहे हो या जजेस रहे हो, उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या डिफरेंस क्या है इसके बीच का। बेसिकली मैं इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि अगर आप अर्निंग की बात करें, तो अर्निंग तो मैम मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी लॉयर्स हैं जो 500 रुपये भी 500 रुपीज़ पर डे में भी हियरिंग कर रहे हैं, जिनके पास एक दिन की एक ही हियरिंग होती है, कई कई बार एक एक हफ्ता भी कोई हियरिंग नहीं होती। और ये बहुत हार्श रियलिटी है। लॉयर बनने का ट्रेंड लास्ट 5-6 ईयर्स में बहुत ज़्यादा फास्ट जो है हो गया है, और बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं। बट ये एक बहुत ज़्यादा जो है ना इशू है कि लोग ये तो देख रहे हैं कि लॉयर की लाइफ बड़ी लेविश होती है, लोग समझते हैं पुलिस वाले उनसे डरते हैं, पुलिस उनको हाथ नहीं देती, या जजेस इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी लॉयर्स से जो है बहुत अच्छे से बात करते हैं, और उनको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। बट द थिंग इज कि आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है। आप एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर या बिगिनर जिसके पीछे कोई भी नहीं है, आप कैसे क्लाइंट लेकर के आओगे। आप जब तक सोशलाइज ही नहीं हो, लोगों को पता ही नहीं है कि यू आर अ लॉयर या आप लॉ परस्यू कर रहे हो, तो आप क्लाइंट कैसे लेके आओगे। और जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं होंगे, आप अपनी वकालत नहीं कर सकते। या फिर आप कहीं पे जॉब करेंगे, जॉब भी मैम आप तब करेंगे कि आपने किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से कुछ किया हो, या फिर आपको वहीं से आप प्लेसमेंट मिलेगी। यस आपने रिनाउंड यूनिवर्सिटी से किया हो। आजकल बहुत यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन ले लो, बट हमारा प्रोफेशन ऐसा कभी भी नहीं रहा। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की डेट में ऐसे भी लोग लॉयर्स बन रहे हैं जिन्हें बिल्कुल कोई समझ नहीं है, कॉलेज भी जाना नहीं है, उन्हें कुछ नहीं है, और लॉयर बन जाते हैं, और बनने के बाद जो है बस पुलिस स्टेशन में थोड़ा बहुत अपना रोब दिखाते हैं, सड़क चलते लोगों को रोब दिखाते हैं। तो अगर आप उन लोगों से एक्सपेक्ट करो कि वो रॉयल रहेंगे या लेविश, इस प्रोफेशन को लेविश तरीके से जिएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन आप उन लोगों पे लो कि जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग रिसर्च कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अपनी प्रैक्टिस वाले लोग भी है जैसे कि मैं हूँ। मैंने कोई जॉब नहीं करी, मैंने इंटर्नशिप्स बहुत सारी करी है, बट मैंने जॉब नहीं करी, तो मैं फर्स्ट डे से अपनी प्रैक्टिस में हूँ, मैं भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा इस प्रोफेशन में। विदाउट हार्ड वर्क आप सिर्फ अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा सकते हो, और आपको कोई वकील नहीं मानेगा। जैसे आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो मतलब ऐसा होता है कि जब भी कोई बंदा किसी भी फील्ड में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके या तो फादर या ग्रैंडफादर उस फील्ड में रहे हो। तो आपका ऐसा नहीं था, तो आपको ऐसे क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े उस जर्नी में, क्योंकि हो सकता है कि आप उस जहाँ पे आपको जाना चाहिए था, आपका मन था, वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज कोई बैकिंग नहीं थी, कोई कनेक्शंस नहीं थे। स्ट्रगल्स लाइफ के अंदर लॉ की फील्ड में बहुत रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा है। बट द थिंग इसकी स्ट्रगल किन चीज़ों में रहा है, मैं आपको वो बताऊं कि जब मैंने ये सोचा कि मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा, तो सबसे पहला स्ट्रगल तो यही था कि मैं बैठूंगा कहाँ पे, मेरा ऑफिस स्पेस क्या होगा। और ये पता नहीं क्यों कॉमन पब्लिक की एक अपनी उनके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, और आई डोंट नो ये इमेज क्यों है कि जिस एडवोकेट का ऑफिस या चैम्बर कोर्ट प्रीमिसेस में है, जिसे हम चैम्बर बोलते हैं, तो वो एडवोकेट अच्छा है, जिसका बाहर है वो नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा अपने लोकल लेवल के। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी टॉप शॉट क्लाइंट्स हैं, टॉप शॉट लॉ फर्म्स है, कोई भी चैम्बर्स से काम नहीं कर रही, सबने अपने ऑफिसेज बाहर ही बना रखे हैं। तो ये थोड़ा सा एक एरिया वाइज मेंटेलिटी में लोगों की फ़र्क आता है। तो वो मे भी हो सकता है। मेरे लिए एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर ये स्ट्रगल था कि सबसे पहले मुझे चैम्बर कैसे मिलेगा। बट टचवुड मैंने जो है एक बार, वो कहते हैं ना ओखली में सर दो तो आगे सब कुछ हो जाएगा, तो ओखली में सर दिया, और आज मेरे पास चैम्बर है। मैं दो मेरे पास चैम्बर्स हैं, मैं दोनों जगह मैंने ले रखा है चैम्बर। और सेकंड थिंग इसकी, उसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है कि ऑफिस तो मिल गया, अब इसे मेंटेन कैसे करेंगे, केसेस कहाँ से आएंगे। तो केसेस भी आपको कोई ना कोई रेफर ही करता है। सबसे मेन बात है आपको सोशलाइज होना पड़ेगा। जब तक आप सोशलाइज नहीं होगे तो आपको केसेस रेफर नहीं हो सकते, क्योंकि लॉयर अपनी डायरेक्ट पब्लिसिटी भी नहीं कर सकता, एक एडवोकेट को ये भी अलाउड नहीं है। तो आपको सोशलाइज तो लोगों से करना ही पड़ेगा। बट थर्ड थिंग इसकी, आपको नॉलेज भी रखनी पड़ेगी।
आप सोशलाइज करो, आप सोसाइटी में 4 लोगों के साथ बैठो, बट आपके दिमाग में ये नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कि मैं उसको क्या गाइड करूँ, मैं मीटिंग में बोलूँ क्या जा करके, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे। आज की डेट में हर बंदा गूगल माइंड हो चुका है। जब हमारे पास आते हैं तो यूट्यूब गूगल पे चीज़ें देख के आती है, तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी कि हम कंसिस्टेंट है, भले ही हमारे पास काम हो या ना हो, वी आर कंसिस्टेंट। जिस दिन आपके पास काम है आप अपना अपना केस लड़िए, जिस दिन आपके पास काम नहीं है आप उस दिन किसी भी कोर्ट की, किसी भी जज की कोर्ट में जा करके बैठिए, वहाँ की प्रोसीडिंग देखिए। और जब लंच टाइम हो या आप प्रोसीडिंग्स देख चुके हैं, आप वहाँ से नई चीज़ें सीख चुके हैं, तो स्पेंड योर टाइम इन लाइब्रेरी। आपकी नॉलेज लाइब्रेरी से बढ़ेगी, जजेस की केसेस की प्रोसीडिंग देख के बढ़ेगी, और आप साथ साथ अपना काम करते जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं जो है अपने स्ट्रगल में ऊपर आते चले जाएंगे। और इसके अलावा स्ट्रगल देखो, बैक टू बैक मैंने अभी जैसे बताया कि लॉयर्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी कमी आ रही है। ज़्यादा हमारी फील्ड लॉयर्स हैं में तो फिर जॉब जॉब। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है इस समय पे। तो आपको कहीं ना कहीं जो मैंने जैसे बताया स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको नॉलेज 10 लोगों में से एक अपनी बेस्ट नॉलेज रखनी पड़ेगी, तो ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, अदरवाइज लॉ करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है आज की डेट में। मतलब सोशलाइज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आप आपको सोशलाइज भी होना पड़ेगा, एंड आपको अपने रिसर्च स्किल्स पे और ड्राफ्टिंग स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। आपको अपनी रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप रीड नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे, डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है उस चीज़ को नहीं देख रहे, जो नए लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसको नहीं देख रहे, तो दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। तो मतलब आपका पहला क्लाइंट जो था वो कहाँ से आया था, और आप जीते थे या हारे थे? अगर हारे थे तो डिमोटिवेशन होती है, ऐसा कुछ होता है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि फर्स्ट क्लाइंट कैसे आया। तो मैं तो आपको ये बताऊं कि जब मैं, मुझे अभी भी याद है, मैं इंटर्नशिप कर रहा था, अपनी फाइनल सेमेस्टर में था जब मेरी लॉ कंप्लीट होने वाली थी। 10th सेमेस्टर था, तो 10th सेमेस्टर में इंटर्नशिप ही होती है, क्लासेस नहीं होती, इंटर्नशिप होती है। तो आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप, तो मेरे जो सर थे वो मेरे आसपास ही रहते थे मेरे घर के। तो आसपास रहते थे इसलिए मेरे सर नहीं थे, वो मेरे सर बने, मैंने उन्हें कहीं से जो है अप्रोच किया, और बाद में मुझे पता लगा कि वो मेरे पड़ोसी भी है, मतलब इस वजह से मेरे वो नहीं बने थे। तो द थिंग इज़ कि मैं उनके पास जाता था, तो मेरी एक आदत होती थी कि मैं शाम को उनके साथ बैठ रहा हूँ, उनके साथ घूम रहा हूँ। तो एक ना सोसाइटी में इमेज बनती चली गई कि लड़का वकील बन गया है। लोगों को ये लगता था, जब हम एक यूनिफॉर्म में होते थे तो पता लगता था कि ये वकील बन गया है या बनने वाला है। तो धीरे धीरे मेरे से लोगों ने बातचीत करनी शुरू करी है, क्योंकि मैं पढ़ता था, मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी, जो जहाँ मैं अटकता था मैं अपने सर से सबसे बात कर लेता था, सीनियर्स से। तो वहाँ पे मेरे को एक क्लाइंट ने अप्रोच किया, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था उनका, तो उसके लिए अप्रोच किया था। बट जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, कनेक्टिंग क्वेश्चन, कि मैं जीता या हारा, उसमें जीतने हारने की बात नहीं है। मेरा 6-8 महीने, 6-8 मंथ्स वो मैंने कोर्ट में लड़ा, और चल भी रहा था केस, मैं उसमें लड़के की साइड से था, और 6-8 महीने हमने किया वो केस। उसके बाद हस्बैंड वाइफ की सेटलमेंट हो गई थी, एंड नाउ दे आर लिविंग टुगेदर। तो मतलब आपने कई सालों से आप एक्सपीरियंस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कई सारे आपने केसेस भी देखे हैं। तो कोई ऐसा केस जो आप बताना चाहो जिसने आपको अंदर से एकदम ना ब्रोक कर दिया हो कि दैट Okay. दिस वाज रॉन्ग, नहीं होना था, बट आप हो उसमें, ड्यूटी है आपकी लड़ना, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि ये चीज़ तो खैर हम सोचते ही नहीं कि जो है ये केस ठीक है या गलत है या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट हमारे को आकर के जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है, अपने बारे में बताता है ऐसा ऐसा है। तो क्लाइंट तो जब हमारे पास आते हैं वो तो यही दिखाते हैं जी हम ठीक है। हम धीरे धीरे स्टडी करते हैं, एक केस में एंटर होते हैं, कोर्ट की 1-2 प्रोसीडिंग्स करते हैं, हमारे को 4 चीज़ें पता लगती है। ये क्रिमिनल ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे को 4 चीज़ें पता लगती है। उसके बाद हम भी अपने कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि वो ठीक है या गलत है। बट द थिंग इज़ कि उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे को अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो हम उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मान फर्स्ट लीजिए, फर्स्ट थिंग, हाँ, एक एक सेकंड के लिए आपका क्वेश्चन। हाँ 1 सेकंड, कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको कुछ ऐसा कुछ जिसने आपको अंदर से ब्रोक किया हो, क्योंकि क्या होता है जब हम अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ मॉरल्स भी होते हैं। तो ऐसे कभी हुआ है कि आपने कुछ ऐसे इंसान को डिफेंड किया हो कि आपको पता है कि वो नहीं है सही, ठीक है, वो ही क्रिमिनल है, तो अब उस टाइम क्या, कि उस टाइम मॉरल्स भारी होते हैं या हमारे एथिक्स भारी होते हैं?
अब मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला क्वेश्चन अपने से हटाता हूँ और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे एक बात बताओ कि देयर आर 3 पीपल इन अ रूम, ठीक है, उनमें से एक पूजा पाठ करता है, प्रीस्ट समझ लो, पंडित समझ लो, उसके लिए और कुछ काम ही नहीं है, वो कोई नशा नहीं करता, कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। सेकंड बंदा वो है मर्डरर है, आए दिन उसने मर्डर करने हैं, लोगों को डांटना है, धमकाना है, डकैती रॉबरी करनी है। और थर्ड पर्सन ऐसा है जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा। अब आप तीनों का एग्जाम्पल लेकर के ये सोचो कि एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है और उसके पास एक प्रीस्ट को लाया गया कि जी इसको हार्ट अटैक हो गया है और फटाफट इसका इलाज किया जाए। तो डॉक्टर प्रीस्ट को तो जो है इलाज करेगा ही, नॉर्मल बंदा आएगा उसका भी करेगा। थर्ड पेशेंट जब वो आएगा जो मर्डरर है, डेकॉइटी करता है, रॉबरी करता है, तो क्या आप बोलते हो कि आप डॉक्टर को उसका इलाज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। करना चाहिए ना? नहीं करिए, वो डॉक्टर की ड्यूटी है। उनको जब पढ़ाया जाता है तो उनको प्लेज दिलाई जाती है कि हमारे को पेशेंट की जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इसकी, आप मेरे को ये भी बात बताइए कि ये 3 लोग हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम भगवान को माने, स्पिरिचुअलिज्म को माने, तो क्या डॉक्टर को ज़्यादा पुण्य मिलेगा कि उसने एक पंडित को बचाया, या उसने एक मर्डरर को बचाया, या उसने कॉमन मैन को किसी को बचाया? उसने तो अपने धर्म ड्यूटी सब कर दी, उसको अपना पुण्य खुद मिलेगा। तो हमारे को इस चीज़ से स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ना ही नहीं है। लोग इसे स्पिरिचुअलिज्म को पे जोड़ते हैं, बट हमें नहीं जोड़ना। ये हमारी ड्यूटी है जो हमें करना है, और हम किसी को प्री जज भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे कंक्लूजन पे चीज आती है और ये हमारी ड्यूटी है, हमें करना पड़ेगा। समझ गई समझ वी कांट बी इमोशनल। मैंने ना ऐसे बहुत सारे केसेस स्टडी भी किए हैं, बहुत सुना भी है कि एक कोई केसेस हैं, काफ़ी सारे केसेस हैं। भोपाल गैस स्ट्रैटेजी हो गई, उसमें 30 से 40 साल लग जाते हैं वर्डिक्ट आते आते, मतलब तब तक तो लोग आधे मर भी जाते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इसमें किस चीज़ की गलती है? हमारे लॉज में प्रॉब्लम है या हमारी जस्टिस सही नहीं है? क्या दिक्कत आती है? बेसिकली ना, जो भी हमारा सिविल सूट है, जिसे जो कि सिविल केसेस हो गए, और हमारे क्रिमिनल ट्रायल है, 2 चीज़ें होती है। दोनों के अंदर ही देयर आर सम स्टेजेस। केस फाइनल जजमेंट या फाइनल ऑर्डर पे आने से पहले कई सारी स्टेजेस से होकर के गुजरता है। तो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर हमारी गवाही होती है, हमारे एविडेंसेस होते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि एक तो केस है कि जिसमें आप और मैं ही इन्वॉल्व है सिर्फ, ठीक है, देर इज़ नो अदर विटनेस, देर इज़ नथिंग एल्स, नो अदर पर्सन इज इन्वॉल्व। तो आप ये बताइए, जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व है वो केस जल्दी निपटेगा, या जिसमें 10 लोग क्राइम में इन्वॉल्व है वो केस जल्दी निपटेगा? जिसमें 2 हैं। तो द थिंग इसकी, आपने जितने भी बड़े केसेस का नाम लिया ना, उसके अंदर पार्टीज ज़्यादा इन्वॉल्व थी, उसके अंदर कंप्लेनेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मे बी ये हो सकता है। और दूसरा क्या है कि ये तो बात है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कोर्ट केसेस है, पेंडेंसी है ज़्यादा, तो उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा डिले ऑफ जस्टिस हो जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अपने पार्ट पे ये नहीं चाहता कि डिले हो जस्टिस को। जो मेन चीज़ है वो ट्रायल के प्रोसेस है। हमारे इंडियन जो है लॉ के अंदर ये चीज़ बोली गई है कि जस्टिस लेट दे दी जाए, लेकिन कोई गलत इंसान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बट फिर जब मतलब कहते हैं कि ना कि अगर जस्टिस ही लेट हो जाए तो फिर वो किसी काम का रहता नहीं है। हाँ, यू मीन टू से कि डिले इन जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। ये भी बात ठीक है। देखो, सोसाइटी में ना हर तरीके के इंसान है, ऐसी हमारी लॉ फील्ड में भी हर तरीके के इंसान है। ये भी सोसाइटी में से ही लोग निकल के आ रहे हैं, उन्हीं में से जजेस आ रहे हैं, उसी में से लॉयर्स आ रहे हैं, उन्हीं में से पुलिस आ रही है, उन्हीं में से ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं। तो एक हाई क्लास सोसाइटी इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तो चीज़ों को हैंडल करने की पावर रखती है, जो कि इलीगल है, बट दे हैव सम पावर। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब सामने आती है तो डिनायल ऑफ जस्टिस होता ही होता है। बट मेजरली जो होता है, मेजरली कोई अपने मन से ये नहीं चाहता कि डिले इन जस्टिस हो। बट द थिंग इसकी कहीं ना कहीं ये खैर एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, किसी दिन बैठते ये वाली बात भी करेंगे। जैसे आपने बोला कि मतलब कोई चाहता नहीं कि डिले हो जस्टिस में, तो ये लॉयर के पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे हो या तो कि जस्टिस मतलब ये फील करता है जज? देखिए, जजेस भी नहीं चाहते, उनके पास तो एक दिन के 50-50 60-60 केसेस होते हैं कॉज लिस्ट के अंदर। तो जजेस की तो लाइफ हमें पता है कितनी ज़्यादा जो है बिजिएस्ट लाइफ है उनकी।
और वो अपनी सोशल लाइफ से भी बहुत दूर हो जाते हैं। 4-5 बजे 6-5 बजे तक वो अपने चैम्बर्स में होते हैं, कोर्ट में होते हैं। उसके बाद फिर वो घर जाते हैं और अगले दिन की फाइलें पढ़ते हैं, फिर सुबह दोबारा कोर्ट आ जाती है। तो मैं तो बोलूँगा लॉयर्स से ज़्यादा बिजी लाइफ जजेस की है। पुलिस जो हमारे एविडेंस होती है कहीं ना फैब्रिकेट किए जाते हैं उनको। अब चाहे वो केस को डिले करने में हो, चाहे जो हमारा विक्टिम है उसको मतलब जस्टिस ना मिले इसलिए हो। बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं ये बात तो बोलूँगा कि पुलिस लेवल पे करप्शन तो है इंडिया में। इसके लिए हम जैसे नए युवाओं को, नए लॉयर्स को, जो अभी भी एक अंदर पावर रखते हैं देश को बदलने की, उनको स्टेप लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। और आपका क्वेश्चन ठीक भी है कि क्या फैब्रिकेटेड की जाती है चीज़ें या नहीं की जाती। तो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस कि जब हमने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, बट ड्यू टू सम रीजंस हम नहीं बोल पाए, या हो सकता है कि मैं समय आने पे बोलूँ भी, अभी सही समय ना आया हो। तो करप्शन तो है, फैब्रिकेशन भी हो रहा है चीज़ों का, ऊपर नीचे हो रही है चीज़ें। बट ठीक है, उनको भी करेंगे टाइट किसी दिन, किसी तरीके से करेंगे। आज हम यहाँ आए हैं, हम बैठ गए हैं कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने कईयों की सच्चाइयाँ भी निकालेंगे। अब जैसे आपने बता ही दिया है कि पुलिस कहीं ना कहीं करती है फैब्रिकेट एविडेंसेस को, कोई केस आप शेयर करना चाहो कि जहाँ पे, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे पहले भी कि मतलब आप शेयर करोगे तो ही, कि एक मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट किया गया था। बेसिकली द थिंग इज़ कि ये केसेस जो है अभी कोर्ट में चल रही है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज उसका एक अपना प्राइवेसी होती है केसेस की। कंप्लेनेंट की भी प्राइवेसी होती है, विक्टिम की भी प्राइवेसी होती है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर सकते। लगभग 10-12 साल पहले दिल्ली में एक रेप केस हुआ था, लाइक हीनियस क्राइम। तो उसके बाद ही कई सारे लॉज को रिफॉर्म किया गया था। आई वुड से लॉज थे बट हाँ रिफॉर्म किया गया था उनको। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि एक इतना मेजर इंसिडेंट होने के बाद ही हम लॉज को चेंज या लाते क्यों हैं? उससे पहले हम क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? मैम बेसिकली जिस केस के बारे में आपने बात करी, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड केस था, हमारी दिल्ली में ही हुआ था वो केस। एंड सेकंड थिंग इसकी, जो आपने बोला ना लॉ उसके बाद क्यों बना या उसमें रिफॉर्म्स बाद में क्यों हुए, वो वाला काम तो वैसे पार्लियामेंट का है, उसमें एडवोकेट और जजेस कुछ नहीं कर सकते। बट सेकंड थिंग इसकी, इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि टिंटेड ग्लास कार्स के जो थे उसे जो है रोक दिया गया कि अब नहीं यूज़ होंगे। उसके अलावा भी कई सारे रिफॉर्म्स हुए और ट्रायल भी स्पीडी हो गया। जो भी वुमेंस के खिलाफ जो भी केसेस होते हैं सब कुछ है, उसमें ट्रायल भी स्पीडी हो गया और एक्यूज को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाता है और देर से देर बेल ग्रांट करी जाती है। तो चीज़ें हुई डेवलप हमारे यहाँ पे। केशव, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ, मैं हाई कोर्ट में करता हूँ, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हायरार्की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी केस जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। उसके बाद अगर कोई वहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील डालेंगे हाई कोर्ट में, और लास्ट अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और लॉयर्स का क्या डिफरेंस है, जो मतलब आपका क्वेश्चन है कि सब कोई बोलता है मैं इसमें प्रैक्टिस करता हूँ, कोई इसमें तो इसमें बेसिकली मेजर डिफरेंस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे लॉ कंप्लीट होने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एक एग्ज़ाम होता है, जिसको अगर कोई एडवोकेट क्लियर कर लेता है तो वो ऑल इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ मेजरली सारा ट्रायल चलता है, जो भी ग्राउंड लेवल जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगी। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट आती हैं और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। तो कुछ लॉयर्स होते हैं जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं हाई कोर्ट का ही, और कुछ होते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही काम करते हैं, और कुछ होते हैं ट्रायल एडवोकेट्स या जो लोअर कोर्ट में काम करने वाले होते हैं। लोअर कोर्ट में ऐसा नहीं है कि उनकी हायरार्की में कोई फ़र्क है कि हाई कोर्ट वाला एडवोकेट ज़्यादा समझदार है या उनकी सोसाइटी में कोई अलग इमेज है, या लोअर कोर्ट की कहीं पे कम है या सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा या कम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। द थिंग इज़ कि आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है। अब जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं, मेरा आज की डेट में मेरा जो ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है, बट मैं मेजरली काम अपना हाई कोर्ट कर रहा हूँ।
और ऑफिस मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसलिए है कि मेरे मेरे क्लाइंट का एरिया, जो एरिया ऑफ क्लाइंट है, जो जो क्लाइंट्स मेरे आसपास है, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले ऑफिस से पास रहते हैं। तो मेरे को वो क्लाइंट्स इजीली जो है मिल सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। बट मेजरली मैं प्रैक्टिस हाई कोर्ट में करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी करता हूँ, हम कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेजर डिफरेंस ये है कि आप ज़्यादा केसेस का आके कर रहे हैं, नथिंग एल्स। मेरे बहुत थोड़े जेनरिक से सवाल हैं एक दो, कि मान लीजिए किसी को लॉयर के पास जाना है अपना केस लड़वाने के लिए, तो वो या तो उस बंदे को जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो वहाँ चेम्बर्स होते हैं, आप वहाँ पे कनेक्ट करते हो, तो कैसे होता है, वर्ड ऑफ माउथ से चलती है ये पूरी, कैसे काम करता है? ये हमारी पूरी फील्ड, कंप्लीट फील्ड जो है वर्ड ऑफ माउथ से ही है। इसमें बेसिकली फॉर एग्जांपल कि यू आर माई नोन, आपको कोई आपका कॉमन कोई फ्रेंड बोलता है कि जी आई नीड अ गुड लॉयर, तो आप अगर मेरा उनको नंबर दे या मेरे को सजेस्ट करे, तो ऐसे ही हमारा काम चलता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक नाम होता चला जाता है। तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत टॉप टायर लॉ फर्म्स है, लॉयर्स है, जिनका वन साइडेड बहुत अच्छा नाम चलता है। तो कुछ लोग डायरेक्ट भी वॉक इन भी जा सकते हैं। और सेकंड थिंग ये होती है कि जैसे मेरे एरिया में लोगों को पता है कि हाँ भाई आई एम एन एडवोकेट, तो वो मेरे पास डायरेक्ट वॉक इन आ जाते हैं। जिन्हें मेरा चैम्बर्स पता है, जिन्हें मेरा घर पता है, वो वॉक इन भी आते हैं। और बाकी रेफरल। और जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में भी कि लॉयर और एडवोकेट दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे मेरे ख्याल से आई थिंक 90% लोगों को भी पता ही नहीं होगा कि लॉयर क्या होता है और एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जिसने LLB कंप्लीट करी है, बैचलर ऑफ लॉ कंप्लीट किया है, बट ही इज़ नॉट परसुइंग द प्रैक्टिस, ही इज़ नॉट डूइंग प्रैक्टिस इन कोर्ट्स। आइदर वो या तो प्रोफेसरशिप में चले गए, रिसर्च फील्ड में चले गए, या फिर लॉ कर ली, आगे कुछ नहीं कर रहे, ऐसे भी होते हैं। तो वो बेसिकली लॉयर्स कहलाते हैं। और जो अपनी मेंबरशिप बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर कराते हैं और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर की तरह काम करते हैं, वो एडवोकेट कहलाते हैं। मतलब लॉयर केस लड़ नहीं सकते हैं, मैं एडवोकेट लड़ सकता है। यस, नहीं, लॉयर भी केस लड़ सकता है, बट द थिंग इज कि आपको बार काउंसिल में एनरोल कराना पड़ेगा। केस लड़ने के लिए। जब आप बार काउंसिल में एनरोल करा लेंगे, तो आपको एडवोकेट ऑन रोल का अपना लाइसेंस मिलेगा, देन आप एडवोकेट कहलाएंगे। और एक चीज मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आई डोंट नो आपने ये नाम सुना हो ना सुना हो, सॉलिसिटर भी एक नाम है हाँ। बेसिकली। तो सॉलिसिटर एक बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड है ना, लोकल पब्लिक को पता नहीं है, यहाँ पे कॉमन मैन लेमैन्स को पता नहीं है सॉलिसिटर क्या होता है। तो मैक्सिमम जो भी थोड़ा सा कम नॉलेज वाले लोग हैं, वो अपने कार्ड पे लिख देते हैं आई एम एन सॉलिसिटर। तो सॉलिसिटर बेसिकली, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक बार लोगों को बता दूं कि सॉलिसिटर जो टर्म है, उसका मतलब ये होता है जो अपने पास आए हुए काम को सॉलिसिट कर रहा है आगे, अच्छा, दूसरे अपने एडवोकेट को दे रहा है। सबलेट कर रहा है। हमारे पास जो काम आया, मैं उसे नहीं करता, मैं आगे उसको सॉलिसिट कर रहा हूँ। तो बेसिकली सॉलिसिटर का मतलब ये होता है कि हम अपने पास आए हुए काम को आगे सॉलिसिट कर रहे हैं कि हाँ जी, मैं एडवोकेट हूँ, मैं लॉयर हूँ, या तो मैं इस फील्ड का केस नहीं करता, तो आई एम गिविंग इट टू केशव या किसी और को, और या फिर मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता बट मैं सॉलिसिट कर देता हूँ अपना काम, तो उसको सॉलिसिटर बोलते हैं। तो मतलब ये पार्ट टाइम हो गया बेसिकली, आप कह क्योंकि सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये वर्ड जो है बहुत लोगों को पता नहीं है। ये बहुत अच्छा मेरे को आज मौका मिला लोगों को बताने का, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सॉलिसिटर का मेन मतलब यही है। कई जब केस चल रहा होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, तो विक्टिम्स को थ्रेट्स मिलते हैं। तो ऐसा कुछ भी है कि लॉयर्स को भी थ्रेट्स मिलते हैं उस केस को लड़ने के लिए, या आप डिफेंड कर रहे हो किसी को उस चीज़ के लिए? बेसिकली मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि लॉयर्स को कोर्ट में थ्रेट ज़्यादातर तो नहीं मिलता, बट देयर आर इंसिडेंट्स जहाँ ये काम होता है। और मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे साथ भी ये हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है। बट एक बहुत ज़्यादा मेजर हुआ था कि मैं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपना केस करके निकल रहा था। ये बात होगी 1.5 साल पहले की। तो क्योंकि आई एम अ यंग लॉयर, तो उसको सामने वाले को ये लगा कि शायद एडवोकेट को नहीं, सामने से एडवोकेट ने मुझे थ्रेट नहीं किया है, अपोजिट पार्टी ने मेरे को थ्रेट किया था। तो हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि नया लड़का है, हम डराएंगे धमकाएंगे, डर जाएगा। तो हो सकता है डर जाए। बट मैं वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकला, साकेत कोर्ट से मैं हाई कोर्ट की तरफ जा रहा था, मेरा हाई कोर्ट उसके बाद केस लगा हुआ था। तो जब मैं गाड़ी लेकर के निकला, तो उन्होंने मेरे पीछे अपनी गाड़ी लगाई, आगे भी गाड़ी लगाई, और एक छोटी सी टपरी के पास ले जा करके जो है मेरे को फोर्स किया गया रुकने के लिए। फिर उतर करके उन्होंने मेरे को थ्रेट किया कि ये केस नहीं होना चाहिए, या तू ये केस छोड़ दे। और बेसिकली इंटरेस्टिंगली क्या है कि उस केस के अंदर वो जो अपोजिट पार्टी थी, वो हमारी पार्टी, हमारे क्लाइंट को
वो हमारे क्लाइंट को कई बार धमका चुकी थी, हमारे क्लाइंट्स के अदर एडवोकेट्स को भी धमका चुकी थी कि थ्रेट्स इतने ज़्यादा मिल चुके थे कि मेरे क्लाइंट का केस लेने के लिए कोई रेडी ही नहीं था। एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन, और मैं उस केस को एंड तक करा भी, मैं वो केस जीता भी, मैं उस केस को एंड तक ले करके भी आया। तो उन्होंने मेरे को थ्रेट दिया। अब वो मेरी अपनी टैक्टिक्स थी कि मैंने किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया और कैसे किया, बट ये मेजरली कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes. तो वहाँ पे ये चीज़ काम आई होगी। बिल्कुल। और जैसे कि हमने पूरे पॉडकास्ट में बात की है कि कोई परस्यू कर रहा है अगर लॉयर को, तो कैसे करे, शुरुआत कैसे करे। तो अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें उन सारे बिगिनर्स को, उन परस्यू कर रहे लोगों को। बेसिकली इसके अंदर जिसको भी लॉ परस्यू करनी है आफ्टर 12th उसे क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है, तो वो उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। और आफ्टर ग्रेजुएशन भी जिसे करनी है तो भी सेम ही एग्ज़ाम है। अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ का एक अलग भी एग्ज़ाम होता है, पहले अलग अलग होते थे, अब कंबाइंड हो गया है क्लैट का एग्ज़ाम। तो अब बेसिकली क्या है कि एक तो क्लैट का एग्ज़ाम दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड थिंग इसकी एक लर्निंग और एक लेसन, और अपनी तरफ से आपके पॉडकास्ट, आपके चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहूँगा कि लॉ वही इंसान परस्यू करे, वही बच्चा परस्यू करे जिसके अंदर की रिसर्च करने की पावर है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, जो डेस्क जॉब कर सकता है। बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी। इसके अंदर आपको पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बिना आप इस प्रोफेशन के अंदर एक्सेल नहीं कर सकते। और अगर जो लोग ये सोचते हो कि जी हमारा प्रोफेशन कुछ हो रहा है, हम साइड बाय साइड लॉ कर ले, कि हमारी गाड़ी पे स्टिकर लग जाए, हमारे घर के बाहर हमारी नेम प्लेट लग जाए, एडवोकेट लिखा हो, उससे हमारा सोसाइटी में दबदबा हो, पुलिस हमसे डरेगी, तो उनके लिए सॉरी है, वो तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, हमारी फील्ड बेकार कर रहे हैं आकर के। तो उन जैसे नो सीखियों के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अगर आपकी वो थिंकिंग है तो कभी भी लॉ परस्यू मत करना, क्योंकि आप आज भी बर्बाद हो, कल भी बर्बाद ही रहोगे लॉ के अंदर। तो द थिंग इसकी जहाँ पे आपका रिसर्च स्किल्स अच्छे हैं, आप चाहते हो ये करना है, आपको लगता है कि अगर मैंने ये ना किया तो मैंने कुछ नहीं किया, तो आप ज़रूर करिए। एक और क्वेश्चन है मेरा कि इन फ्यूचर आपको चांस मिले कि हाँ आपको कोई लॉ लेके आना है, तो ऐसा कौन सा लॉ होगा। बेसिकली ना आजकल अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी आप देखेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसे कि हम साइबर क्राइम कह सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड कह सकते हैं। तो इस तरीके के क्राइम्स ज़्यादा है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं साइबर लॉ के अंदर कुछ चीज़ें नहीं लेकर के आऊँ, या फिर मैं पॉडकास्ट अगर हमारा कोई पहुँचे किसी अच्छी जगह पे, कोई गवर्नमेंट या पार्लियामेंटेरियन या कोई हमारा देखे, या कोई जजेस जुडिशरी में कहीं पे हमारा पहुँचे, तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि साइबर लॉ के ऊपर अमेंडमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इंडिया में, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ ट्रांजैक्शनल फ्रॉड, कोई ना कोई फ्रॉड रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में हो रहा है। तो जिसमें कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कोई लॉ नहीं है जो गवर्न कर रहा हो कि साइबर फ्रॉड किस में गवर्न होंगे। एक IT एक्ट 2000 बना था, बट उसमें भी जो आजकल वाइट कॉलर क्राइम्स जितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वाइट कॉलर फ्रॉड हो रही है, साइबर फ्रॉड हो रही है, तो बेसिकली मैं साइबर फ्रॉड में कुछ करना चाहूँगा साइबर लॉस को लेकर। अच्छा, सो दिस इज़ इट फॉर द पॉडकास्ट मिस्टर केशव, और ऐसे ही हम और पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों को और ज़्यादा नॉलेज देते रहेंगे इस फील्ड के बारे में।